Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and guys start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए। इस मिसलेनियस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 को अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तो ये आपका मिसलेनियस क्वेश्चन का पार्ट 2 रहने वाला है और पार्ट 1 में हमने 1 to 15 क्वेश्चंस को कवर किया था। ये क्वेश्चंस आपके डिफरेंट यूनिट से हैं आपके पेपर 1 की और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, PYQ क्वेश्चन ही हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो देखिए ये क्वेश्चंस जो 1 to 15 क्वेश्चन है ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे और आगे के 16 क्वेश्चंस को हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब फ्रॉम 16th क्वेश्चन टू 30। बाकी अगर आप में से कोई पेपर 1 का एग्ज़ाम देकर आया है और उसका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, अगर वो अपना एक रिव्यू दे पाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, लेवल कैसा था, मॉडरेट था, हार्ड था या ईजी था, तो ये हमें ज़रूर बताएं। बाकी पेपर 2 का कैसा रहा वो तो हमने जब प्रिपरेशन नहीं कराई तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप हमें पेपर 1 का जो है वो एक बारी ज़रूर बताएं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। बाकी किसने फर्स्ट टाइम दिया और उसको एग्ज़ाम देके कैसा लगा तो आप अपने एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Yes. The main aim of the faculty recharge scheme of UGC was to, यानी कि जो फैकल्टी रिचार्ज स्कीम है उसका जो मेन उद्देश्य है, यूजीसी की फैकल्टी रिचार्ज स्कीम का जो मेन उद्देश्य है वो क्या था? एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो फैकल्टी की शॉर्टेज है उसको एड्रेस करना या फिर अपग्रेड दी टीचिंग स्किल्स ऑफ द फैकल्टी, फैकल्टी की टीचिंग स्किल्स को अपग्रेड करना या फिर अपग्रेड द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फैकल्टी इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टी के लिए रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना या फिर एकेडमिया को स्ट्रेंथन करना इंडस्ट्री लिंकेज के लिए। तो यहाँ हमारा हिंदी में भी देखेंगे, यूजीसी की संकाय पुनर्भरण योजना का मुख्य उद्देश्य था उच्च शिक्षा संस्थान में संकाय की कमी को दूर करना, संकाय के शिक्षण कौशल का उन्नयन, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संकाय के लिए अनुसंधान, बुनियादी ढांचे का उन्नयन, शिक्षा उद्योग जुड़ाव को मजबूत करना। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 1, दैट इज उच्च शिक्षा संस्थान में संकाय की कमी को दूर करना, यानी फैकल्टी का जो शॉर्टेज है उसको एड्रेस करना। Which of the following is an online storehouse of all academic award like certificates, diploma, degrees, marksheet, etc. तो अब इनमें से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या उसको हम लोग ऑनलाइन स्टोर हाउस के नाम से जानते हैं जहाँ पे कि आपको सारे एकेडमिक अवार्ड जैसे कि सर्टिफिकेट हो गया, डिप्लोमा हो गया, डिग्री होगी, मार्कशीट होगी, सब मिलता है। तो ये आपको सैम्पल मिलता है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पे मिलता है, नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी पे मिलता है या फिर नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पे मिलता है। तो निम्न में से कौन सा प्रमाण पत्र डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि जैसे सभी शैक्षणिक पुरस्कारों का ऑनलाइन
स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? तो स्वयं तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, यहाँ पर आपको क्या होता है, डिजिटल बुक्स मिलती हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक पुस्तकालय, यहाँ पर आपको एजुकेशनल बुक्स मिलती हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉजिटरी यानी नेशनल एजुकेशन डिपॉजिटरी जो है आपकी, यहाँ पे आपको सारी मार्कशीट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वगैरह अवेलेबल होते हैं। इसी को स्टोर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्राइवल इन ईमेल्स इज। अब क्या होता है, आपके ईमेल्स में क्विक रिट्राइवल के लिए कॉन्टैक्ट को स्टोर करने का जो कंफर्टेबल प्लेस होता है, जो कन्वीनियंट प्लेस होता है, उसको हम क्या कहेंगे, एड्रेस बॉक्स, मैसेज बॉक्स, एड्रेस बुक या फिर मैसेज बुक। ईमेल में त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी को स्टोर करने का सुविधाजनक स्थान क्या होगा? पता बॉक्स, संदेश पेटी, पता पुस्तिका या फिर संदेश पुस्तक। तो क्या होगा इसका आंसर जो होगा, दैट इज एड्रेस बुक। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। लीजिए, अब आपका एनवायरनमेंट का स्टार्ट हुए हैं क्वेश्चंस। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट, अच्छा बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ किस लिए था? देखिए, ओजोन डिप्लीशन के लिए, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन के लिए जो आपका जो भी इनिशिएटिव्स वगैरह लिए गए थे, उसी के तहत ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, ठीक है। लोगों को अवेयर कराने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आया था। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन गैस के डिप्लीशन से संबंधित है, ठीक है। ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य रिडक्शन इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन करना था, ठीक है, उनके एमिशन का रिडक्शन करना था, या फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, या फिर जो भी ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस थे उनको जो है वो फेज आउट करना था। उसमें सबसे ज़्यादा डिप्लीट करने वाला जैसे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये आपके एसी और रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। नेक्स्ट, प्रोहिबिटिंग ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, या फिर हैजार्डस वेस्ट जो होते हैं उनकी ट्रांसबाउंडरी को प्रोहिबिट करना था, या फिर एनहांसिंग कोऑपरेशन अमंग यूएन मेंबर स्टेट्स फॉर पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी होना, ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, खतरनाक कचरे की सीमा पर आवाजाही पर रोक लगाना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा, दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं उन सब्सटेंसेस को ही तो हम फेज आउट करेंगे। यही तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में है कि उसका हम यूज़ कम करें। जैसे आपका सीएफसी है, तो ये सीएफसी आपके रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर में यूज हो, तो हम इनका कम से कम उपयोग करें, या फिर हम कुछ ऐसी टेक्निक्स लेके आएँ जिससे कि हम एसी को सीएफसी गैस में कुछ उसको प्योरीफाई करें, कंसनट्रेशन कम करें हैजार्डस वेस्ट की। तो इन सब बातों का आपको ये जो है वो ध्यान रखना था। तो इन्हीं सभी बातों से अवेयर कराने के लिए जो है वो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, यानी ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए। एकदम से तो सब कोई भी समाप्त नहीं हो सकता, तो उसको पहले रिड्यूस किया जाए, फिर उसको धीरे धीरे जो है वो खत्म किया जाए। SMTP इज एन एक्रोनिम फॉर, ये जो SMTP है ये किसका एक्रोनिम है? सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, या सिंपल मेल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल है? तो ये क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बढ़ेंगे। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, लार्ज पार्ट्स जो रहे आपके ईस्टर्न इंडिया के, वहाँ पर द ग्राउंड वाटर इज कंटेमिनेटेड बाय, जो ग्राउंड वाटर है उसको किसके द्वारा वो कंटेमिनेट होता है?
आर्सेनिक के द्वारा, लेड के द्वारा, मरकरी के द्वारा या फिर निकल के द्वारा। तो ईस्टर्न इंडिया में ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा अगर अफेक्टेड है तो किससे है? आर्सेनिक से है। ठीक है, तो पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में भूजल किसके द्वारा दूषित है? तो ये है आपके आर्सेनिक से। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ताजमहल इज मेनली थ्रेटन्ड बाय द डेलेटेरियस इफेक्ट्स ऑफ। अब ताजमहल जो है वो किसके इफेक्ट से जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के, क्लोरीन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के। तो देखिए आपको पता होगा कि आप लोगों ने जब बचपन से एसिड रेन पढ़ा होगा तो उस एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स में या फिर इम्पैक्ट्स में आपने पढ़ा होगा कि इसका जो एसिड रेन है, ठीक है, तो एसिड रेन में क्या होता है? एसिड रेन होने की वजह से आपके ताजमहल का जो कलर है वो भी डल हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा। ठीक है, तो वहीं आपसे पूछा है कि ताजमहल थ्रेटन्ड जो मेनली थ्रेटन्ड हो रहा है वो किसके इफेक्ट से हो रहा है? तो एसिड रेन की वजह से हो रहा है। अब एसिड रेन मेनली किसकी वजह से होती है? यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होती है, सल्फर के ऑक्साइड से होती है H2SO4, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपके, जब सल्फर की ऑक्साइड की बात करेंगे हम तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ताजमहल को मुख्य रूप से किसके हानिकारक प्रभावों से खतरा है? तो किसके हानिकारक प्रभावों से खतरा है? सल्फर के ऑक्साइड्स यानी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड हैं। स्टेटमेंट 1A एंड स्टेटमेंट 1 में बोला है कि अर्थक्वेक A जो है वो 5 है रिचर स्केल पे और अर्थक्वेक B जो है वो 8 है सेम स्केल पे। तो अर्थक्वेक बी जो है वो 1000 टाइम्स जो है वो 1000 टाइम है वेव एम्पलीट्यूड के कंपेयर टू ए। स्टेटमेंट 2 में बोला है द एनर्जी रिलीज्ड इन बी, जो एनर्जी बी में रिलीज हो रही है वो 3 टाइम्स है ए। तो यहाँ कौन सी स्टेटमेंट सही होगी और कौन सी स्टेटमेंट जो होगी वो गलत होगी? तो भूकंप ए रिक्टर पैमाने पर 5 है, ठीक है, भूकंप बी रिक्टर पैमाने पर 8 है। तो भूकंप बी ए की तुलना में जो है वो 1000 गुना तरंगायाम है और यहाँ बोला है कि बी में जारी ऊर्जा ए की 3 गुना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही है कि भूकंप रिक्टर पैमाने पर 5 है और एक भूकंप बी जो है वो रिक्टर पैमाने पर 8 है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो बी है वो ए की तुलना में 1000 गुना तरंगायाम है, लेकिन जो बी है वो बी में जारी ऊर्जा ए की 3 गुना नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर हैज मेन मेमोरी ऑफ 960 किलोबाइट्स। एक कंप्यूटर है जिसकी मेन मेमोरी जो है वो 960 किलोबाइट की है। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स कंटेन्ड इन दिस मेमोरी? तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स क्या होंगे जो कि इस मेमोरी में है? 960 इंटू 8, 960 इंटू मतलब 1000, 960 इंटू 960 मल्टीप्लाई बाय 1024 एंड 960 मल्टीप्लाई बाय 1024 एंड मल्टीप्लाई बाय 1024 अगेन। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 960 मल्टीप्लाइड बाय 1024। सेम थिंग इसमें हिंदी में भी है कि एक कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है वो अगर 960 किलोबाइट है तो इस मेमोरी में समाहित बाइट्स की जो सही संख्या होगी वो क्या होगी? वो 960 इंटू 1024 होगी। नेक्स्ट, नेम द स्कीम विच फैसिलिटेट्स academic and research collaboration between Indian institution and the best institutions in the world। तो ICSSR, IMP इम्प्रेस मान लीजिए इसको, स्टार डेवलपमेंट स्कीम, स्पार्क या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट स्कीम हिंदी में भी देखेंगे। उस योजना का नाम बताइए जो भारतीय संस्थान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच अकादमिक और शोध सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। तो वो कौन सी है? वो है आपकी स्पार्क। क्या है? स्पार्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज नॉट अ वीडियो फाइल फॉर्मेट? यहाँ पर आपको ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से आपका एक जो है वो वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है, बाकी के 3 वीडियो फाइल फॉर्मेट है। तो देखिए AW ये आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट है,
ये भी है, MP4 तो है ही, लेकिन ये JPEG जो है ये वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है, ये आपके इमेज फॉर्मेट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा फाइल प्रारूप एक वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? तो ये तीनों हैं और JPEG जो है वो नहीं है। फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूनिवर्सिटीज़ का, उसके लिए कौन सी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है? सीनेट, सिंडिकेट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, स्टूडेंट काउंसिल या फिर एकेडमिक काउंसिल। विश्वविद्यालय के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? सीनेट है, सिंडिकेट है, जिसको कार्यकारी परिषद कहा जाता है, तो बिल्कुल सिंडिकेट है आपका कार्यकारी परिषद। क्लियर? Next, efficiency of electrical power generation is least amongst the following source of energy in case of solar, wind, geothermal या फिर न्यूक्लियर। तो निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में विद्युत उत्पादन क्षमता सबसे कम है? सौर में, पवन में, भूतापीय में या परमाणु में? तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? जियोथर्मल के साथ जाएगा। और जियोथर्मल को हम क्या कहते हैं? भूतापीय कहते हैं। ओके, सो अब रहा आपका सेशन का लास्ट क्वेश्चन और ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन। इनमें से कौन सा हायर एजुकेशन में नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है? तो स्वयं है, फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग है, ट्यूटोरियल क्लास है या फिर सेमिनार है। तो मैंने बताया था कि आपका ऑनलाइन, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि स्वयं जो है वो आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। तो उच्च शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम है? तो गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम क्या है आपका? स्वयं है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।